इतना तो तय है कि ये शपथ ग्रहण समारोह बड़ा होगा, भव्य होगा, ऐसा होगा जिसकी पूरे देश में चर्चा होगी और बीजेपी के तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री बुलाए जा सकते हैं, कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। ओंकार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी रैली में प्रचार करके गए थे तो उन्होंने कहा था कि जा रहा हूं और अब 4 मई के बाद आऊंगा, बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में आऊंगा। तो तारीख तो तय हो गई है 9। देखिए 9 तारीख को ही चुना गया है क्योंकि रविंद्र जयंती भी है उस दिन और उसी दिन नया सरकार का शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। समीक भट्टाचार्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने ये खुलासा आज किया है। हालांकि इस बात पे चर्चा तो हो रहा था कि 9 तारीख के डेट को ही क्या फाइनलाइज किया जाएगा। आखिर तक बीजेपी का कोर कमेटी का जो बैठक है उस बैठक के बाद 9 तारीख के दिन को चुना गया है, जिस दिन तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, उन्हें सभी को न्योता दिया जाएगा और सभी को आमंत्रण के बाद वो सभी पहुंचेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में जब वो चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि 4 मई के बाद मैं फिर वापस आऊंगा। तो ये जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहेंगे। तो ये जो शपथ ग्रहण समारोह है ये काफ़ी खास होगा क्योंकि पिछले बार जैसे कि देखा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्रिगेड परेड ग्राउंड में वो अपने जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उनके पीछे जैसे कि देखा गया था कि दक्षिणेश्वर मंदिर का एक रेप्लिका रखा गया था। तो इसको मद्देनजर रखते हुए भव्य एक शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा, ऐसे ही बीजेपी सूत्रों के हवाले से अभी तक खबर मिल पा रहा है। और समीक भट्टाचार्य ने जो खुलासा किया है जो कि 9 तारीख को ही ये शपथ ग्रहण समारोह किया जा रहा है। जैसा आप कह रहे हैं, जैसा भी मीनाक्षी कह रही थी कि बड़ा मौका है भारतीय जनता पार्टी के सामने, इसलिए इस बड़े मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम, एक भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। बीजेपी बताएगी कि पश्चिम बंगाल में जीत के मायने उसके लिए क्या है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पर अगर बीजेपी कमल खिला रही है तो उसके मायने क्या है। अब पवन, अगर चेहरों को लेकर बात कर लें तो एक प्रमुख चेहरा हमें शुभेंदु अधिकारी नजर आते हैं। आप तो पश्चिम बंगाल में हैं, बीजेपी के नेताओं से रोज रूबरू होते हैं। शुभेंदु अधिकारी के अलावा क्या कोई और नाम है जिस पर कार्यकर्ता चर्चा करते हैं या एकमात्र नाम शुभेंदु अधिकारी का सामने आता है? देखिए, बीजेपी का सबसे बड़ा कमी विरोधी यही गिनवाते थे कि हमारे पास ममता का चेहरा है, बीजेपी के पास चेहरा कौन है। और बीजेपी ने ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे रखकर किया है। जहां तक बाकी चेहरों की बात है, आपने समीक भट्टाचार्य का जिक्र किया जो कि बंगाल के अध्यक्ष हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, जायंट किलर हैं, 3 बार की मुख्यमंत्री को 2 बार हराने का उनका रिकॉर्ड है। जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की, वो यहाँ भवानीपुर में उनका घर है। यहाँ पर कमल खिलने में 70 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी का भवानीपुर से जीतना, ममता को हराना, अमित शाह का उन्हें कहना कि आप 2 सीटों पर जाकर लड़िए, ये संकेत दिखाते हैं कि दावेदारी शुभेंदु अधिकारी की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बीजेपी के पास चेहरों की कमी है। बीजेपी के पास वो चेहरे भी हैं जो यहाँ पहले से मौजूद रहे हैं। दिलीप घोष, पहली बार जब यहाँ 2016 में बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी तो उनमें से एक दिलीप घोष थे। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा बीजेपी में सरप्राइज नाम आना कोई नई बात नहीं है। हमको भी, आपको भी और दर्शकों को भी आदत हो गई है। लेकिन अगर आप नाम के वजन पर तौलें तो शुभेंदु अधिकारी अभिषेक बनर्जी का विरोध करते हुए ममता का साथ छोड़कर 2018 में यहाँ, माफ कीजिएगा, 2019 में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए थे। उसके बाद 77 सीटें आई तो एलओपी बने और बाकायदा वो जमीन पर लड़ते हुए दिखाई दिए। तो शुभेंदु अधिकारी की दावेदारी तो है, मजबूत दावेदारी है, लेकिन बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कोई भी दावा नहीं करना चाहेगा। लेकिन पवन, ये भी तो देखिए कि गृह मंत्री अमित शाह की रैली का ही मैं हवाला देती हूँ। उन्होंने कहा कि शुभेंदु नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे सिर्फ। मैंने उनसे कहा कि आप इस बार भवानीपुर भी जाइए, वहां पर एक बार फिर से ममता बनर्जी को हराइए। तो जब 2-2 सीट से 2-2 बार आप सिटिंग सीएम को हराते हैं तो उसका पारितोषिक तो मिलना चाहिए ना। बहुत शुक्रिया। लेकिन पवन, आपका भी और ओंकार आपका भी। अब देखते हैं कि डिसाइड क्या होता है, बीजेपी क्या तय करती है।
बंगाल में आखिर ममता के हाथ से सत्ता की बागडोर छिन गई है, ये आज का सबसे बड़ा सच है। और बीजेपी आखिरकार यहाँ पर भगवा लहराने में कामयाब रही है। बिल्कुल, और इसके पीछे के फैक्टर क्या हैं, कितने सालों की मेहनत छिपी है। मीनाक्षी, उन चेहरों का भी जिक्र आइए कर लेते हैं जिन चेहरों ने मेहनत करके पश्चिम बंगाल में वो कर दिखाया जो आजादी के बाद से पहली बार हुआ है। और ऐसे में सबसे पहला नाम आएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, फिर गृह मंत्री अमित शाह का, शुवेंदु अधिकारी का और सुनील बंसल का, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर माइक्रो मैनेजमेंट किया है। और इसी में नाम है भूपेंद्र यादव का भी। जरा इस पूरे ग्राफिक्स को शुरू से चलाइए और शुरू से सारी बात हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोरदार प्रचार, भय हारेगा भरोसा जीतेगा का नारा, अमित शाह ममता सरकार को उखाड़ फेंकने की व्यू रचना जिन्होंने रची, और शुवेंदु अधिकारी जिनका चेहरा सामने था, ममता के खिलाफ जिन्होंने मोर्चा संभाला। और इसके साथ ही साथ सुनील बंसल जो पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे थे, माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे थे, ये देख रहे थे कि पश्चिम बंगाल की नब्ज क्या है, ये देख रहे थे कि कार्यकर्ताओं को कैसे मैनेज करना है, कहां पर किस नेता को रखना है, किस नेता को जिम्मेदारी देनी है किस बूथ की, ये सब कुछ सुनील बंसल कर रहे थे, तो इनको भी क्रेडिट जाता है। और भूपेंद्र यादव, चुनाव प्रचार की रणनीति और तालमेल का जिम्मा इनके कंधों पर था। और इस पूरी टीम ने मिलकर पश्चिम बंगाल में वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी कर रही थी या भारतीय जनता पार्टी का सपना था। आप ऐसे समझिए, पश्चिम बंगाल से इमोशनल कनेक्ट भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये जन्मभूमि है। और यहाँ पर कमल ना खिलना एक टीस बीजेपी के सामने थी, और इस टीस को अब कहीं ना कहीं मीनाक्षी दूर कर दिया है बीजेपी ने। अच्छा, बीजेपी की तो टीस दूर हुई, लेकिन इसके बाद जो विपक्षी दलों में टीस रह रह कर उठ रही है, जख्म रह रह कर हरे हो रहे हैं, उसका एक ताजा एग्जाम्पल आपके सामने रखती हूँ। आम आदमी पार्टी की बात। आम आदमी पार्टी के नेता है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा कि जब बीजेपी अपने सबसे बड़े लोकप्रियता के चरम पर थे, तो फिर जरा मैं ये बड़ी खबर पहले बता दूं और उसके बाद फिर जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो भी आपके सामने रखूंगी। आपको जानकारी दे दें, आम आदमी पार्टी की लड़ाई अब राष्ट्रपति की चौखट तक पहुंच चुकी है। सीएम भगवंत मान अपने सभी विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 7 सांसदों की बगावत का विवाद राष्ट्रपति तक पहुंच गया है। सीएम भगवंत मान थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं। पंजाब के सभी विधायकों की परेड होगी राष्ट्रपति के सामने, और बगावत करने वाले सांसदों की शिकायत भी होगी। उधर राघव चड्ढा भी राष्ट्रपति से अब से थोड़ी देर पहले मिले। उनके साथ 6 राज्यसभा सांसद भी थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी से बगावत कर बीजेपी ज्वाइन की। भगवंत मान सुबह 6 बजे चंडीगढ़ से निकले। उनके सभी विधायक बस में सवार हुए और दिल्ली कूच कर गए। सभी की आज राष्ट्रपति के सामने परेड करवाई जाएगी। 7 राज्यसभा सांसदों की बगावत से कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार खतरे में आ जाएगी। हालांकि भगवंत मान ने विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया है, लेकिन वो राष्ट्रपति से मिलकर इन सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग करेंगे। तो उधर राघव चड्ढा भी अपनी बात राष्ट्रपति के सामने रखेंगे। अब ये जितनी भी टैक्टिक्स आप देख रहे हैं, ये केवल सुर्खियां बटोरने की टैक्टिक्स है। अगर वाकई में इन 7 सांसदों को वो अयोग्य ठहराना चाहते हैं तो उन्हें इसे कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। राष्ट्रपति के सामने अपने सारे विधायकों की परेड करवा कर वो केवल सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, क्योंकि विधानसभा में तो उन्हें ऑलरेडी बहुमत हासिल है। और ये अभी हाल ही में उन्होंने फिर से एक बार पूरे पंजाब के सामने रखा कि पार्टी के पास बहुमत है और सरकार उनकी है। और ऐसे में देखा जाए तो इन बागी सांसदों पर कुछ कार्रवाई भी नहीं हो सकती है, क्योंकि 2/3 अगर सांसद कहीं दूसरी पार्टी की तरफ मूव करना चाहते हैं तो उन पर कोई कानून नहीं लगता, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और ऐसा ही राघव चड्ढा ने किया है 6 सांसदों के साथ मिलकर। अब ऐसे समझिए, भगवंत मान और उनके सभी विधायक दिल्ली में राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। बागी सांसदों की शिकायत वो महामहिम से करेंगे। तो उधर राघव चड्ढा भी बागी सांसदों के साथ राष्ट्रपति से मिलकर अपनी बात रखेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने तमाम विधायक और मंत्रियों के साथ राष्ट्रपति भवन आ रहे हैं। सुबह चंडीगढ़ में एक साथ निकले हैं सब कोई, और अब इनको राष्ट्रपति भवन पहुंचना है। लेकिन राष्ट्रपति भवन जाने की इजाज़त सिर्फ भगवंत मान को दी जाएगी, पंजाब के मुख्यमंत्री को दी जाएगी, क्योंकि उन्हीं को सिर्फ समय दिया गया है। और उसके अलावा जो भी विधायक आ रहे हैं उनको रोका जाएगा रफ़ी मार्ग पे, रेल भवन के बिल्कुल पास का इलाका मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। और यहाँ पे देखिए पुलिस की बैरिकेटिंग है, कई लेयर की बैरिकेटिंग है, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है।
और कोशिश ये है कि किसी भी तरह से, किसी भी सूरत में जो पंजाब के सीएम के अतिरिक्त किसी भी विधायक और मंत्री को राष्ट्रपति भवन नहीं जाने दिया जाएगा। दरअसल ये हुआ इसलिए है कि सभी विधायक और सभी मंत्री और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि जो 7 सांसद आम आदमी पार्टी के छोड़ के जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वो एक तरह से अपमान है पंजाब की जनता का और साथ में मैंडेट का अपमान है। इसीलिए ये लोग राष्ट्रपति भवन जाना चाह रहे थे। ये बस है, आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के विधायक हैं, मंत्री हैं, वो बस में बैठे हुए हैं और इनको रोका जा रहा है। ये बस आगे नहीं जाएगी। 2 बसों में भर के अभी तक यहाँ पे पहुंच चुके हैं। बिल्कुल राष्ट्रपति भवन के आसपास का इलाका है। वहाँ पे जो भी पायलट की गाड़ियां थी उनको वापस कर दिया गया।